नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार आरजेडी के द्वारा एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मना क्यों कर दिया गया। आरजेडी के बड़े नेता, कद्दावर नेता मनोज झा, जो कि राज्यसभा से सांसद भी हैं और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी का बेस हैदराबाद में है, तो फिर वो बिहार में क्यों लड़ना चाहते हैं। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि कई बार अपने विरोधियों को, दरअसल वो कहना चाह रहे थे कि अगर आप वाकई बीजेपी को हराना चाहते हैं तो चुपचाप बैठ जाइए। कई बार इलेक्शन लड़ना जरूरी नहीं होता है और आप वाकई बीजेपी की हार देखना चाहते हैं तो आप चुपचाप बैठ जाइए, आपका कोई आधार बिहार में तो है नहीं। पर यह बात मनोज झा किस तरह से कह सकते हैं? क्या मनोज झा इस बात को भूल गए हैं कि पिछले चुनाव में 22 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से हार हुई थी? पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीती थी और कहा जाता है कि यह एक बड़ी वजह है जिस वजह से राजद की सरकार बन नहीं पाई थी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चौखट तक पहुंच करके भी मुख्यमंत्री बन नहीं पाए थे। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या आरजेडी ने फाइनली फैसला कर लिया है कि अब वो एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को शामिल नहीं करेंगी? और आरजेडी अगर नहीं करती है तो एमआईएम क्या करेगी? कितने सीटों पर नुकसान हो सकता है? क्या यह सीमांचल में नुकसान होगा जहां की तकरीबन 30 सीटें बताई जा रही हैं, या नुकसान अन्य जगहों पर भी हो सकता है? क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक एमआईएम अब सीमांचल तक ही सीमित रहने वाली नहीं है, वो अन्य इलाकों में भी लड़ेगी। तो क्या वोट प्रतिशत जो है वो आरजेडी का, खासतौर पर मुसलमानों का, वो घटेगा? क्योंकि आप 2015 की तुलना में 2020 देख लें तो तकरीबन 8% वोट मुसलमानों का चुनाव में आरजेडी के लिए घटा है। तो गंभीर सवाल यह है कि अब असदुद्दीन ओवैसी क्या आरजेडी को सबक सिखाने का प्रयास करेंगे? क्योंकि उनकी पार्टी के प्रवक्ता लगातार कहते रहे हैं कि घमंड ना करें, अगर वाकई सरकार बनाना चाहते हैं और बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उन्हें हमें गठबंधन में शामिल करना चाहिए। बाकायदा इसको लेकर के एक चिट्ठी भी लिखी गई। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने लालू प्रसाद को चिट्ठी लिखी और उनसे मांग की कि हमारा कॉज सिमिलर है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो क्यों नहीं हम एक साथ इकट्ठे आ जाएं। और उनकी चिट्ठी के जवाब में आज मनोज झा का बयान आ गया जो कि अब सर्वविदित है। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है, नहीं होता है, ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफ़ा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है उस पर विचार करेंगे। तो आपने सुना मनोज झा क्या कुछ कह रहे थे, और मनोज झा जो कह रहे हैं उसका मतलब बहुत साफ है कि आरजेडी असदुद्दीन ओवैसी को जगह देने नहीं जा रही है। हम कुछ और भी बाइट सुनाएंगे और लेकिन पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें, उनके पास सीधे लिए चलते हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खास प्रोग्राम में, तो हम उनके पास लिए चलते हैं आपको। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश रंजन। डॉक्टर राकेश रंजन आरजेडी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर। और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स भी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। हम जल्दी ही एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन के साथ भी जुड़ेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और साथ ही साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे, बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संतोष कुमार।
डॉक्टर राकेश रंजन जी, पहले कई बार आपके प्रवक्ता हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने ये कहा कि अगर औपचारिक तौर पर बात की जाएगी, चिट्ठी लिखी जाएगी, तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी विचार करेगी। क्या आपकी पार्टी ने फाइनली विचार कर लिया है कि अब असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को शामिल महागठबंधन में नहीं किया जाएगा? जी जी, इस पैनल में बैठे हमारे साथी और पंकज जी, आपको भी नमस्कार। जहां तक आपका सवाल है, वो खासकर बिहार की राजनीति में दो चीजें तो तय है। एक चीज जो है कि बिहार में दो ही खेमा है, एक संविधानवादियों का है, दूसरा सामंतवादियों का, मनोवादियों का। संविधानवादी जो खेमा है वो सामाजिक न्याय के मुद्दे पे, संवैधानिक मूल्यों के मुद्दे पे, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता के मुद्दे पे और सबको हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व, भागीदारी से लेकर के, जो भी सामाजिक न्याय से लेकर के सबके सम्मान और हक की लड़ाई की बात है, उस धारा को पे चल रही है, उसके लिए संघर्ष कर रही है। और इस खेमे की आरजेडी, जो राष्ट्रीय जनता दल है, उसको लीड कर रही है। और दूसरे खेमे में जो सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था के द्योतक, जो रोज संविधान की हत्या कर रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों को नकार रहे हैं और किसी प्रकार के हिंसा, डॉक्टर साहब, मैं सीधा सवाल करना चाहूंगा। अभी बात मैं ना तो सामंतवादी की कर रहा हूं या मनुवादी की कर रहा हूं। अगर आप असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को सामंतवादी और मनुवादी कह रहे हैं तो आप वेलकम है, तब मैं नहीं रोकूंगा। क्योंकि अभी जिस मुद्दे पर हमारा प्रोग्राम है, वो मुद्दा यह है कि असुद्दीन ओवैसी को आपने सीधा मना कर दिया। वजह क्या है? क्या आपको यह लगता है कि असुद्दीन ओवैसी रेडिकल हैं? क्या आपको यह लगता है कि असुद्दीन ओवैसी आपकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो आपके वोट बैंक को दिक्कत हो सकता है? वजह क्या है? क्योंकि आपके बड़े नेता मनोज झा कहते हैं उनका मूलतः बेस हैदराबाद में है। तो अगर मूलतः बेस हैदराबाद में होता तो असुद्दीन ओवैसी 5 सीट कैसे जीतते? अरे 5 सीट तो जीतन राम मांझी नहीं जीत पाए, 5 सीट तो एलजेपीआर चिराग पासवान नहीं जीत पाए, 5 सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीत पाए, 5 सीट वीआईपी पार्टी जीत नहीं पाई जो कि आपसे 60 सीट मांग रही है। तो फिर असुद्दीन ओवैसी के साथ ये ट्रीटमेंट क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या कोई डर है? मुसलमानों के वोट का ठेकेदार मिल जाएगा, इस बात का डर है? मैं यही सवाल तो आपसे कर रहा हूं। जी, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था। बस देखिए, जहां तक चुनावी गणित का सवाल है, जो आपका सवाल जो आप कर रहे हैं, बात है चुनाव है, उस पे इसकी जो फाइनल जो भी डिसीजन जो होते हैं वो उचित प्लेटफॉर्म पे तो होता ही है, जिसमें अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष यादव जी हैं, उसके साथ जो भी है मिलके इस पे बातें होती रही है, चाहे होगी। पहली बात तो मैं कह दूं कि ऑफिशियल जो भी डिक्लेरेशन, जो भी सारी चीजें हैं, चुनाव जो है निश्चित रूप से में हर एक पहलू होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इस लड़ाई में कौन किसके साथ है, और निश्चित रूप से महागठबंधन जो है वो मजबूत है, और इस लड़ाई में महागठबंधन की सवारी सब करना चाहते हैं, सब लोग आना चाहते हैं और सबका स्वागत है। लेकिन बात सिर्फ साथ आने की नहीं है सर। मेरा 3 पॉइंट है। एक तो एक उचित प्लेटफॉर्म पे बात है, दूसरी बात है कि चुनाव की जो लड़ाई है, जो मुकम्मल लड़ाई है, उसमें दूसरा क्रेडिबिलिटी का सवाल है और तीसरा मकसद और एजेंडा का सवाल। हम किसी की क्रेडिबिलिटी में भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। जो तमाम तरह की बातें मीडिया में भी है कि कौन किसका
मीन्स ए टीम है, बी टीम है, क्या है, उसमें भी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से संविधानवादी जो खेमा है उसमें सबका स्वागत है। लेकिन बात है, दूसरा सवाल हमारा ये है कि देश में अन्य राज्य भी हैं, कई सारे राज्य, लेकिन क्या कारण है कि वहीं सब लोग शामिल होना चाहते हैं जहां पे ऑलरेडी शोषित वंचित समुदाय जो है, अल्पसंख्यक सामाजिक न्याय की लड़ाई का जो खेमा मजबूत है और लड़ाई एकदम मजबूत है, वहीं पे आप हिस्सेदारी मांग रहे हैं और वहीं पे आप लड़ना चाहते हैं। 28 देश के जितने भी अन्य राज्य हैं वहां भी उसी पुरजोर ढंग से और बीजेपी के खिलाफ और जो भी सामंतवादी चाहते हैं उसके खिलाफ लड़ाई चलिए, में आपने बड़ी बात कह दी, लेकिन बहुत संभल के कह रहे हैं। आरजेडी तो खुला बोलने के लिए जानी जाती है, असदुद्दीन ओवैसी के मामले में इतना संभल के क्यों बोलना पड़ रहा है आप लोग को? आप कह रहे हैं हम उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, पर मकसद और एजेंडे पर सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई अन्य राज्यों में क्यों नहीं लड़ते, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में क्यों लड़ना चाह रहे हैं? बिहार में हम ऐसे ही मजबूत हैं और मजबूत गठबंधन में सवार क्यों होना चाहते हैं? हमारे साथ आदिल हसन साहब भी जुड़ गए हैं, MIM के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी भी जुड़ गए। संतोष जी, आपका भी स्वागत है। बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं और पूरा ऑपरेशन करके बताएंगे कि दरअसल वजह क्या है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने इंटरेस्ट को नकार तो नहीं सकती, यह मैं राजनीतिक वजह समझता हूं, और शायद आरजेडी को भी यही वजह लग रही है, और आरजेडी को यह वजह लग रही है तो वाजिब भी है। लेकिन आरजेडी खुल करके बोल नहीं सकती। खुल करके आप मंच से बोलेंगे कि हमें असदुद्दीन ओवैसी नहीं चाहिए, तो हो सकता है मुसलमान वोट बैंक में दिक्कत हो सकती है। 84 से 76 पर पहुंच गए, उसके बाद कहां पहुंचेंगे इस बात का भी डर है आपको, इसलिए खुल करके आप ओवैसी को निगेट नहीं कर सकते। वजह यह है, राष्ट्रीय प्रवक्ता मैं, हाँ अच्छा आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं आज जा रहा हूं। आदिल, हाँ बोल लीजिए 10 सेकेंड। देखिए पंकज जी, दो चीजें है कि चुनाव, हम बार बार कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, सबका लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है, लेकिन चुनाव भी लड़ने के दो कारण होते हैं। एक अपने अधिकार के लिए प्रतिनिधित्व के भी लड़ा जाता है और चुनाव दबाव में भी लड़ा जाता है। तो दोनों चीजें हैं, एक टेबल पे बैठ के इस पे सारी चीजों को क्लियर होगी। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि किसी से, महागठबंधन में हर उस व्यक्ति का जो संविधानवादी है, संविधान पे भरोसा रखता है, सामाजिक न्याय के संघर्षों को और मजबूत करना चाहता है, सबका स्वागत है। लेकिन इसका निर्णय जो है होगा निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, तेजस्वी जी और जो भी लोग जिम्मेदार करें। आपने अपनी बात कह दी। आप कह रहे हैं महागठबंधन में सबका वेलकम है जो संविधान में भरोसा रखता है। आदिल हसन साहब, आप संविधान में भरोसा नहीं रखते क्या? इस तरह की बात है? आपका मकसद और एजेंडा कुछ और है क्या? ये तरह की दिक्कत है? क्योंकि ये कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन मकसद और एजेंडा क्या है? घुमा फिरा करके कह दिया जा रहा है कि आप बीजेपी की बी टीम है। आप कितना भी साबित करने का प्रयास करिए, महागठबंधन का कोई भी घटक दल आपको बीजेपी विरोधी नहीं मानता। वो ये मानता है कि आप बीजेपी को जिताने के लिए बंगाल में भी उतरे थे, बिहार में भी उतर रहे हैं। सर, हम बहस के तो मूड में नहीं है। हम ईमानदारी से हमने महागठबंधन के सामने प्रस्ताव रखा। बिहार की जनता, सीमांचल की जनता, सीमांचल का, बिहार का मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अकलियत, ट्राइबल सब जान गया कि मैंने अपनी बात ईमानदारी से रखी। कल जब हम चुनाव लड़ेंगे तो हम पर कोई सवाल नहीं उठेगा। और हमने यूपीए 1 में हम क्या थे, यूपीए 2 में हम क्या थे। आज रेवंत रेड्डी साहब के साथ तेलंगाना में कांग्रेस सबसे बड़ी देश की पार्टी है, उसके साथ हम सरकार में है। और एमएलसी का चुनाव में बीजेपी को हमने हराया, उसमें कांग्रेस ने भी हमारा मदद किया। YSR साहब की सरकार, किरण कुमार रेड्डी जी की सरकार, रोसैया जी की सरकार में MIM की मदद से चली। यूपीए 1 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, सोनिया जी के साथ MIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब रहे। आज पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में सबसे बड़ा नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक्सपोज कर दिया और भाजपा को भी नतमस्तक होना पड़ा। वही ओवैसी साहब को, वही सलमान खुर्शीद साहब को, वही मनीष तिवारी जी को, वही शशि थरूर जी को भेजना पड़ा, किसी प्रवक्ता को नहीं भेजना पड़ा। हम चुनाव संविधान के तहत लड़ेंगे।
हम चुनाव, हमने ईमानदारी से बात की। किशनगंज लोकसभा में अख्तर उल इमान साहब ने 3 लाख वोट 2019 में, 3.25 लाख वोट 2024 में लाया। जनता का हमें विश्वास है, कल हम पर नहीं इल्जाम नहीं, नहीं अब लगे, वो हमने सारा ईमानदारी से विश्वास अपनी है, बात वो रखी। सारा आप विश्वास है। मनोज आदिल हसन साहब, आदिल हसन साहब, बात यह है कि वो चाहते हैं आप हैदराबाद में ही सीमित रहें, उससे बाहर नहीं सर निकले। सुनिए, हाँ, वो सर यही ये चाहते हैं। मनोज झा ने तो खुल करके कह दिया कि सर, भाई सर, सर, आपका सर, मनोज मूलतः झा जी, बेस हैदराबाद में, आप वहीं रहिए, यहां क्यों आना सर चाहते हम हैं? तो, सर हम बड़ी बात नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन मनोज झा जी की इज्जत करते हैं, तो वो भी प्रोफेसर टेयू का बन के रहे, राज्यसभा में क्यों चले गए हैं? न झा जी के, उनकी बिरादरी का कितना लोग वोट देता है? यादव देता है, मुसलमान देता है, दलित देता है, पिछड़ा देता है, अल्पसंख्यक सब देता है। उनके बिरादरी का कितना वोट देता है? राज्यसभा क्यों चले गए? शरद यादव जी को भेज देते, उनकी बेटा बेटी को भेज देते, किसी पिछड़ा को, किसी दलित को भेज देते राज्यसभा। मनोज जी क्यों चले गए राज्यसभा? और ये क्या बचकाना बात है जो बोलते हैं कि इनको नहीं लड़ना चाहिए? संवैधानिक अधिकार है। हमने 6 एमएलए जिताया, 2019 में 1 एमएलए जिताया, 2020 में 5 एमएलए जिताया, हमने 3.25 लाख वोट लाया। और मनोज झा जी बतला रहे, दिल्ली से बैठकर वो बिहार को नाप रहे हैं, उनके बूथ पर भाजपा को वोट मिलता है। बतलाएं अपने कम्युनिटी का कितना वोट दिलाते हैं राष्ट्रीय जनता दल को? तो ये सब बात, अहंकार वाली बात मनोज झा जी से अच्छा लगता है? समाजवाद का गमछा ओढ़ते हैं और आप समाजवाद, आप बोलते हैं कोई चुनाव नहीं लड़े। आप पशुपति पारस जी जो भाजपा के गोद में 10 साल रहे, पशुपति पारस जी को आप लेने के लिए तैयार है, जो सुबह शाम मोदी चालीसा पढ़ते थे, और जो असदुद्दीन ओवैसी मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ अपनी जिंदगी को लगा दिया है, उससे दिक्कत है, क्योंकि वो एक सीमांचल की आवाज है, वो मुसलमानों को इंसाफ दिलाना चाहता है। और पशुपति पारस, मुकेश ठीक है, सहनी जी हम आ रहे हैं लगातार ये बातें चर्चा चलेगी। अभी हमारे साथ 2 मेहमान और हैं, पर हम आपको 2 बाइट और दिखाना चाहते हैं डबल विंडो में। 2 नेता क्या कह रहे हैं, फिर संतोष जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, जरा वो 2 बाइट दिखाइए। 2 नेता क्या कह रहे हैं इस गठबंधन के बारे में, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बारे में। का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये बताता है कि उन्होंने बीजेपी की बी टीम बन करके काम किया है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। इस बार कहीं कोई झांसे में आने वाले नहीं हैं, और जिनको भी ये चिंता है सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की, वो सीधे तौर पर देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी के नाम का बिहार में सुनामी है, इसमें कोई बाधा डालना चाहेगा। इस बार जनता उनके भ्रम में नहीं आएगी, कोई मुगालते में ना रहे। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल है कि ओवैसी साहब उस बयान पर जरा आप टिके हैं कि नहीं, कि आपने कहा था कि 4 मेरा एमएलए तोड़ा है, हम 40 लेंगे, लेकिन आपको राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन परिपाटी तो रही है, ये सर्वविदित रहा है कि बिना कुछ दान और जकात के मुस्कुराता नहीं है राष्ट्रीय जनता दल। तो जब तक उस प्रक्रिया के तरफ नहीं आगे बढ़िएगा, अपना दरवाज़ा ओवैसी साहब खोलिए, और तब उधर लालू जी का पट खुलेगा। बिना उसके दरवाज़ा तो नहीं खुलना है। दरवाज़ा पर तो अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है कि जब तक दान अथवा जकात नहीं, तब तक गठबंधन नहीं। जेडीयू का और भी गंभीर आरोप, और मृत्युंजय तिवारी तो साफ कह दे रहे हैं बीजेपी की बी टीम। संतोष जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब आप मान ही रहे हैं, आपके प्रवक्ता मान रहे हैं ये बीजेपी की बी टीम है, तो फिर तेजस्वी यादव जनता की अदालत में क्यों जा रहे हैं? वो एक्स पर क्यों लिख रहे हैं आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों की राय क्या है? वो राय शुमारी करने में लगे हुए हैं, उनके दोनों प्रवक्ता साफ मना कर रहे हैं। आखिरकार ये है क्या पार्टी कंफ्यूज्ड है, या तेजस्वी यादव खुल करके बोलना नहीं चाह रहे हैं? उनको पता है खुल करके बोलेंगे नुकसान होगा, लेकिन उनके 2 प्रवक्ता साफ साफ कह दे रहे हैं कि हमें असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि ओवैसी जी को नहीं लेना आरजेडी की भूल हो सकती है, और आरजेडी को मुझे लगता है कि नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले 2020 के चुनाव में एक ओवैसी जी के कारण सत्ता में नहीं आ सके थे, ओवैसी और मुकेश सहनी अगर इंडिया गठबंधन में रहते 2020 के चुनाव में, और ओवैसी जी भी अगर कैंडिडेट नहीं दिए रहते, मुझे लगता है तेजस्वी यादव आराम से मुख्यमंत्री बन गए होते। और जब ओवैसी जी की पार्टी का ऑफर है, भले ही उन्हें भाजपा की बी टीम कहा जाता है,
और कि वोट काटने के लिए खड़े होते हैं, बंगाल में खड़े होते हैं, भले ही कहा जाता है, लेकिन कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भले वो वोट काटने, लेकिन अभी तो आ रहे हैं आपके पास। अभी जब वो इंडिया गठबंधन की तरफ आ रहे हैं खुलकर, तो उन्हें शामिल करना चाहिए। मुझे लगता है कि लास्ट तक उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। मुझे लगता है कि अगर नहीं शामिल करेंगे और ओवैसी जी अगर कैंडिडेट नहीं, तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा, क्योंकि ओवैसी जी ने अपना पत्ता खोल दिया है। उन पर जो छवि थी, उनकी जो छवि थी कि भाजपा की बी टीम है, इंडिया गठबंधन को हराने के लिए वो खड़े होते हैं, भाजपा को जिताने के लिए खड़े होते हैं, उन्होंने तो अपनी चाल चल दी। वो जानते थे कि आरजेडी उन्हें नहीं लेगा, तो इसीलिए उन्होंने मीडिया में आकर के अपना मैसेज दिया, पत्र लिखा, मैसेज दिया। अपनी तो वो चाल चल रहे हैं कि भाई हम भाजपा की बी टीम नहीं है, चुनाव में जाएंगे तो लोगों को कहेंगे कि भाई हम भाजपा की बी टीम नहीं, हम तो भाई आरजेडी के साथ गठबंधन में आना चाहते थे, उन लोगों ने नहीं लिया। तो ऐसी पार्टी अपना पत्ता धीरे धीरे खोल रही है और वो आगे बढ़ रही है। वो जो उनकी बनी हुई है, जो होना चाह रहे हैं। और आरजेडी के प्रवक्ता जो भी बोल रहे हैं अभी, मुझे लगता है कि प्रवक्ता बोल रहे हैं और लास्ट में इंडिया गठबंधन का अगर होगा तो ओवैसी जी को लिया जा सकता है, नहीं लेंगे तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है इंडिया गठबंधन को। चलिए, नुकसान इंडिया गठबंधन चाहे आरजेडी एक बात को लेकर के डर रही है कि ओवैसी जी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए बोल दे और उसके बाद ओवैसी जी फिर चले जाए, तो नुकसान हो सकता है। इसलिए फूक फूक कर कदम आरजेडी या इंडिया गठबंधन के लोग उठा रहे हैं ओवैसी जी को लेकर के। अभी मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर बातचीत हुई है। ओवैसी जी अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि लास्ट नहीं, तक शामिल किया जा सकता है। नहीं, पर ये है, बड़ी बात है लास्ट तक हो जाएगा, लेकिन मनोज झा कोई अपने मन से तो बोल नहीं रहे होंगे। अब मनोज झा कह रहे हैं मूलतः उनका वोट बैंक हैदराबाद में है, मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है, और लास्ट में गठबंधन हो जाएगा तो डिफेंड कैसे करेगा? मुझे तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव खुल करके बी टीम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि पानी की गहराई नाप रहे हैं। उनको पता है कि लिया तो भी दिक्कत, उनके वोट बैंक में दिक्कत, और नहीं लिया तो वोटों का नुकसान हो सकता है, इसलिए वो खुल करके ओवैसी का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। यही समस्या है। नहीं तो ये बातें प्रवक्ता द्वारा कहा जाना बी टीम है, भाई हैदराबाद के मूलतः निवासी हैं रामबंधु बस जी, आपको नहीं लगता डे 1 से क्लियर था कि असुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में नहीं लेना है, आरजेडी बिल्कुल इस पक्ष में नहीं? जी बिल्कुल, शुरुआती दौर से ही ये बिल्कुल तय था कि आरजेडी ओवैसी साहब को अपने गठबंधन में शामिल करने नहीं जा रही है। देखिए, इस बार का जो माजरा है 2020 की तरह नहीं है। इस बार अल्पसंख्यक वोटों को लेकर के आरजेडी में आत्मविश्वास है। इस बार दो नई परिस्थितियां हैं। एक तो वक्त संशोधन बिल का मसला है, जिसको लेकर के अल्पसंख्यक समाज में एकजुटता देखी जा रही है, और दूसरा यह कि इस बार अगर एनडीए सरकार में आती है तो बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा। ये तर्क अपने आप में अल्पसंख्यक समाज को बताने के लिए पर्याप्त है। आरजेडी ये तर्क दे रही है कि इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री कोई बीजेपी का नेता बनेगा। और 2020 में अल्पसंख्यक समाज भले ही बीजेपी को हराना चाहती थी, लेकिन वो आरजेडी के प्रति वो निराश थी। टिकट बंटवारों में जो अल्पसंख्यक समाजों को हाशिए पे रखा जाता था, इससे लेकर के असंतोष था। यही कारण है कि उनके वोटों में बिखराव भी हुआ। इस बार वो परिस्थिति ऐसी नहीं है। ओवैसी साहब को गठबंधन में शामिल करना और उन्हें गठबंधन से सीट देना, इसका मतलब है कि उनके चेहरे को बिहार की राजनीति में, खासकर अल्पसंख्यक समाज की राजनीति में हमेशा के लिए प्रासंगिक बनाना है, जबकि परिस्थितियां आरजेडी के अनुसार अनुकूल है। और आप इस बात को भी देख लीजिए कि शुरुआती दिनों से एक बार भी कभी भी आरजेडी के बड़े नेताओं के द्वारा ये नहीं कहा गया है कि इनके प्रस्ताव को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। जब भी ओवैसी साहब खुद के कोई भी प्रवक्ता महागठबंधन में जाने को लेकर के बात मीडिया में कहते हैं, ठीक है, लगे हाथ ठीक है, बिल्कुल भाई, वो उनका अपना अंदर का कॉन्फिडेंस है। वो नहीं चाहते हैं कि भाई असुद्दीन ओवैसी को बिहार के मुसलमानों के बीच में एक प्रतिष्ठित चेहरा बनने का मौका दिया जाए। पर आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। आंकड़े कहते हैं 2019 में जो वोट परसेंटेज था लोकसभा चुनाव में, वो 2024 में 2% घट गया। विधानसभा चुनाव में 15 और 20 का अंतर देख लीजिए, 8% घट गया। तो ये 8% वोट गया का, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना।
8% वोट गया कहां, और जिस तरीके से असुद्दीन ओवैसी लगातार ताकतवर हो रहे हैं, तो ताकतवर हो रहे हैं, सीमांचल में उनकी पैठ बन चुकी है, लोग उनको सुनते हैं, लोग जानते हैं, पसंद करते हैं। इस बात को एक्नॉलेज भले ही नहीं करें, लेकिन आरजेडी को भी यह समझ में आ रहा है कि असुद्दीन ओवैसी को लेने से और नहीं लेने से दोनों तरह से नुकसान है। और डॉक्टर साहब, यही वजह है ना कि आपके नेता खुल करके नहीं बोल रहे हैं, प्रवक्ता बोल रहे हैं, अब इन्होंने चिट्ठी लिख दी है, अब आप इनको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप बी टीम बोल ही रहे हैं तो मतलब आपका साफ है कि इनका मकसद और एजेंडा बीजेपी की बी टीम बनना है। तो क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल आपके प्रवक्ता उठा रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं पंकज जी, मैं तो हमेशा ये कह रहा हूं कि लड़ाई में दो तरह से है कि यदि आप किसको जिताना चाहते हैं और किसको हराना चाहते हैं। मकसद क्रेडिबिलिटी की जब तक मैं बात किया तो क्लियर किया कि मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा। मीडिया हाउसेस और सब में अलग बातें, अलग जो जिक्र है वो है, अपने तरफ पे है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं सिर्फ कि एक उचित प्लेटफॉर्म। आखिर यदि ऐसा तो नहीं है कि पार्टी के जो वरिष्ठ लीडरशिप है एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। आपको एक उचित प्लेटफॉर्म पे चीजों रख करके वहां डिस्कस करनी चाहिए, सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन वे मीडिया में एक तरह का अलग माहौल बनाना, जब तक कि इस पे ऐसा कोई बात नहीं हुई है। टॉप लीडरशिप यदि दोनों पार्टी के बैठे, क्या बातती है, क्या मकसद है, कैसे लड़ेंगे, क्या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, क्या एक न्यूनतम जो भी मापदंड है, वो सारी चीजें तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन अचानक आकर के आप मीडिया में इस चीज को आप ये कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव दिया, माना गया, नहीं माना गया, ये सारी चीजें तो आपने वही बोले कि आप लड़ाई में यदि साथ हैं तो लड़ाई को उस ढंग से लड़ा जाए कि जो भी सामंतवादी ताकतें हैं, जो भी एनडीए अलायंस है सारा चीज, उसको कैसे हराया जा सकता है कि पहले डॉक्टर साहब आप बहुत डिसेंट वे में बोल रहे हैं, लेकिन आप डिप्लोमेटिक भी हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आपके दिल में कुछ और है और आप कहना कुछ और चाह रहे हैं। ये आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। बताइए, उन्होंने पहले बहुत कोशिश की, मुझे लगता है आदिल हसन ही इस बात का जवाब देंगे, मनोज झा तक से इन्होंने बात की है, कौन से नेता से इन्होंने बात नहीं की है। और जब कहीं का ट्वीट, कहीं मीडिया में आई हुई बात का नोटिस आपके नेता लेते हैं, बताइए यही तेजस्वी यादव एक्स पर अलग अलग जिले के अपराध का आंकड़ा रखते हैं ना, उनको कौन बताता है भाई? वो न्यूज़पेपर का रिकॉर्ड ही तो रखते हैं सब जगह। मुझे बताया गया कि इन दिनों आरजेडी सब जिले का आपराधिक आंकड़ा रख करके तेजस्वी यादव बताते हैं कि कैसे नीतीश कुमार का शासन जो है वो जंगल राज से भी बदतर है, जिसको ये लोग जंगल राज कहते हैं। तो तेजस्वी यादव के सामने या लालू प्रसाद के सामने हर तरीके से बात रखी गई, उधर से कोई जवाब नहीं मिला, और जब जवाब नहीं मिला तो औपचारिक तौर पर चिट्ठी लिखी गई। अब आपके मन में क्या है वो भी बात बाहर आ गई। बड़ा सवाल यह है कि आदिल हसन समझ चुके हैं कि आप इनको साथ नहीं लेंगे, इनकी पार्टी समझ चुकी है, असुद्दीन ओवैसी समझ चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता आदिल हसन साहब, आपने सब प्रयास कर लिया, चिट्ठी लिख दी, उससे पहले कई नेताओं से बात की, ये आपको नहीं लेंगे, ये आपके समझ में नहीं थी? कल जब 2020 में हम जीते थे तो लालू जी ने फोन किया, तेजस्वी जी ने किया, मनोज झा जी ने फोन किया, समर्थन दे दो, समर्थन दे दो। फिर अब परिस्थिति आप बोल दीजिए, फिर जीत कर आएंगे, फिर इनको आना पड़ेगा। जब आप पशुपति पारस जी को ले सकते, उनसे बड़ा कौन भाजपाई था पशुपति पारस जी से बड़ा? 10 साल नरेंद्र मोदी के कंधा पे बैठ के पूरा भारत घूमे हैं, सुबह शाम मोदी जी करते थे, उसको उनको आप ले रहे हैं। उनसे बड़ा कौन भाजपाई है जो आप ले रहे हैं? और जिसने सबसे खिलाफ एमआईएम ने भाजपा के खिलाफ आवाज उठाई, और अख्तरुल इमान साहब ने सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार की आवाज उठाई, सिर्फ मुसलमानों के नहीं हर तबके की आवाज उठाई। सीमांचल के अलावा दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, हर लोग की आवाज उठाई है। आप उससे परहेज कर रहे हैं। हम यूपीए 1 यूपीए 2 में थे, फिर हम चुनाव लड़ेंगे तो रोइएगा मत भाई, हमने तो ईमानदारी से बात कर दी। हम तो साफ बात करने की बात करते हैं। हमने आपके नेता से संपर्क किया, लालू जी सबसे बड़े
महागठबंधन के चेहरे में हमने उनको भी चिट्ठी लिखी भाई कि लालू जी से, क्योंकि पहले बात हुई है, मुलाकात हुई है, लालू जी ने बोला है कि आइए आप आके आइए साथ आइए, लालू जी ने बोला था। राज्यसभा चुनाव के वक्त भी लालू जी ने बोला था कि मत लड़िए। जब भी 5 साल में विपक्ष को जरूरत पड़ी, एमआईएम ने, अख्तर उल इमान साहब ने साथ दिया। मेरे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब ने लालू जी को जाकर उनके घर पर अख्तर साहब के साथ बोला कि हम लोग को मिलकर लड़ना है, भाजपा को हराना है। अब इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते है ना। आप ही बतलाइए, उपेंद्र कुशवाहा जी मोदी कैबिनेट से आए, आप उनको ले लिए। जीतन राम मांझी जी एनडीए से आए, उनको ले लिए। और एमआईएम जो सबसे बड़ी आवाज मजलूमों की है सीमांचल की, और 6 एमएलए जीता है, 3-3 लाख ऊपर वोट लाया है किशनगंज लोकसभा में। और आपने 2 आदमी, आज देखिए भाजपा को कितना दर्द हो रहा है, जदयू को कितना दिक्कत हो रहा है। जैसे हम लोग मिलने की बात कर रहे हैं, भाजपा और जदयू को नींद नहीं आ रही है। तो आप पता कीजिए कि राजद के अंदर कौन भाजपाई है जो ये नहीं चाह रहा है कि महागठबंधन में शामिल हो। ये पता कीजिए कि भाजपाई कौन है जो नहीं चाहता है कि सेकुलर। अरे फैसले तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ही लेंगे ना। अभी तो जेडीयू ने आपको सलाह तो दे दिया। दान और जकात की बात कर रहे थे जेडीयू के प्रवक्ता, आपने सुना होगा, दान और जकात की बात कर रहे थे। आप ये बता दीजिए, जो जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं उसका मतलब क्या समझ में आया आपको? और दूसरी बात, आप ये बता दीजिए, अभी भी उम्मीद है आपके भीतर कि महागठबंधन में आपको लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है? तो क्यों नहीं ले रहे हैं आपको? सुनिए, अब क्यों नहीं ले रहे हैं, उनके दिल की बात नहीं जानते। प्रवक्ता हो मनोज झा जी हो, कोई भी हो, हमारा मतलब लालू जी से है। लालू जी के बाद सेकंड लाइन में जो सब बिहार का एक सबसे बड़ा चेहरा में से एक है, लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी जी है। हम इंतजार करेंगे इन दोनों के मुंह से सुनने का, चिट्ठी का जवाब का इंतजार करेंगे, क्योंकि सब कुछ लालू जी है राजद में, उसके बाद तेजस्वी जी चेहरा है। फैसला उनको करेंगे, कोई क्या बोल रहा है उस पर हम धैर्य रखेंगे। हमें उम्मीद है कि लालू जी भाजपा को हराने में आगे रहे हैं। कोई भाजपाई जो बैठा हुआ है उनके टीम में, वही उनको गलत सलाह दे रहा है। लालू जी मशवरा कर ले, सर्वे करा ले। एमआईएम का ताकत जानते हैं, गोपालगंज हारे, कुर्नी हारे, इमामगंज हारे, रानीगंज हारे। 2 लड़िएगा तो तीसरे को फायदा होगा। पता कीजिए कि कौन चाहता है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने, कौन चाहता है महागठबंधन की सरकार नहीं बने, कौन भाजपाई राजद में है। अब ये जांच का विषय है। हम लालू जी से उम्मीद करते हैं कि लालू जी का तजुर्बा है, लालू जी उस पर बेहतर फैसला लेंगे। और लालू जी ओवैसी साहब का कद जानते हैं, यूपीए 1 यूपीए 2 में ओवैसी साहब के साथ वो बैठते थे। लालू जी बेहतर निर्णय लेंगे। और बिहार के लिए, सीमांचल के लिए, बिहार के मजलूमों के लिए भाजपा को हराना है। जब मकसद एक है तो हम लोग को मिल के लड़ना है, और फैसला लालू जी और तेजस्वी जी करेंगे। उम्मीद है कि बेहतर फैसला हो। नहीं, चलिए, आप भी डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। संतोष जी, लालू जी को कौन भाजपाई एडवाइस कर रहा है ये बताइए? लालू जी इतने मंजे हुए पॉलिटिशियन है, उनको कोई भाजपाई एडवाइस कर देगा और लालू जी मान जाएंगे? संतोष जी, इस बात से आप सहमत हैं क्या? ये एमआईएम प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि उनको भाजपाई एडवाइस कर रहे हैं, उनकी पार्टी में कौन भाजपाई है पता करिए। आपको लगता है कि लालू जी इतने नवसिखुआ पॉलिटिशियन है कि उनको कोई गलत एडवाइस कर लेगा और वो स्वीकार कर लेंगे? और आरजेडी में कौन भाजपाई है? संतोष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं संतोष जी? देखिए, आरजेडी में जो चाहेंगे लालू प्रसाद वही डिसीजन होगा, तेजस्वी यादव जो चाहेंगे वही डिसीजन होगा। हाँ, वहां समझाने वाले कोई कुछ भले कर सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद का निर्णय फाइनल निर्णय होगा। और लालू प्रसाद मुझे नहीं लगता है। नहीं तो अभी तक कौन सा भाजपाई नेता है आरजेडी के अंदर? ये आदिल हसन कह रहे हैं कि कोई भाजपाई नेता आरजेडी में है जो उनको गलत सलाह दे रहा है। आपको लगता है लालू जी इतने नौसिखुआ हैं कि वो अपने पार्टी के भीतर भाजपाई नेता को नहीं पहचानेंगे और उनको कोई गलत सलाह देगा तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए, कौन कहाँ रहता है ये तो कहना मुश्किल है। साथ रह करके बहुत लोग, जैसे आरजेडी में तेजस्वी यादव भी हैं, जिनके बारे में, तेजस्वी यादव के साथ संजय यादव हैं, जिनके बारे में बोला जाता है कि भाई वो गलत सलाह देते हैं। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया, और पार्टी के अंदर और भी लोग आरोप लगाते रहते हैं कि जो संजय यादव चाहते हैं वही होता है। तो हो सकता है आदिल हसन साहब उनके बारे में बोल रहे हो,
और मुझे नहीं लगता है कि लालू यादव को किसी के कहने की, हाँ तेजस्वी यादव भले संजय यादव के कहने पर कोई निर्णय लेते हैं, लेकिन लालू यादव का डिसीजन इस मामले में कम से कम पॉलिटिकल निर्णय, गठबंधन का निर्णय, वो लालू यादव का निर्णय होता है और वो एक एक चीज फूक फूक कर कदम उठाते हैं। और मुझे लगता है कि जो आप बोलते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा को लेकर के ओवैसी के आने से फिर एक ओवैसी जी की जो छवि है, वोट कटवा है भाजपा के बी टीम के हैं, और वो छवि बिहार में कहीं खत्म हो जाए और आगे चल के उनका नुकसान ना हो, ये सोचते हुए मुझे लगता है कि आरजेडी नहीं चाहती होगी कि भाई जब बी टीम थी तो आप लिए क्यों, और फिर आगे वो चुनाव में नुकसान ना पहुंचाएं। ये आशंका मुझे लगता है कि लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव यही सोचकर ओवैसी जी को अभी खुलकर नहीं आ रहे हैं सामने, उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि लास्ट तक आरजेडी अगर नहीं लेगी, मुझे लगता है ओवैसी अगर खड़ा होंगे तो निश्चित तौर पर उनको नुकसान होगा और ज्यादा नुकसान होगा। इस बार, पिछले बार भी नुकसान हुआ था, ओवैसी जी के कारण ही तेजस्वी को सत्ता नहीं आ पाई थी, और इस बार भी ओवैसी जी अगर 50 सीट पर कैंडिडेट दे देंगे, अरे भाई 2,000 काटेंगे, 5,000 वोट काटेंगे, तो वो तो नुकसान तो तेजस्वी को ही होना है ना। एनडीए को तो फायदा ही होगा, अगर ओवैसी कैंडिडेट देते हैं तो तेजस्वी को तो नुकसान ही होना है और एनडीए को फायदा होना है। अगर उन्हें गठबंधन में लेते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि हमको 5 ही सीट मिले, सीट नहीं ज्यादा चाहिए, तो 5 सीट देकर मुझे लगता है गठबंधन करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो तेजस्वी को इसका नुकसान होगा। और भाजपा की बी टीम तो हर पार्टी में लोग रहते हैं, शुभचिंतक लोग, आरजेडी में कुछ लोग होंगे भाजपा के शुभचिंतक, जैसे भाजपा में कुछ लोग आरजेडी के शुभचिंतक हैं, जदयू में कुछ लोग आरजेडी के शुभचिंतक हैं, हो सकता है आरजेडी में भी कुछ लोग भाजपा के शुभचिंतक हो, जिनके बारे में आदिल हसन साहब ज्यादा जानते होंगे। नहीं, ये बात आपने बड़ी अच्छी कही, भाजपा में भी आरजेडी के शुभचिंतक की चर्चा होती है। इस बात से मैं परिचित हूं, इस बात को मैं जानता हूं। उनको कहा जाता है कि आरजेडी के शुभचिंतक हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि पहले बड़े लालू प्रसाद के प्रशंसक थे और अभी भाजपाई बन रहे हैं। बहरहाल अभी तो हम डिबेट अपना आरजेडी और ओवैसी जी की पार्टी पर ही रखेंगे कि ये खेल क्या चल रहा है। रामबंधु वत्स जी, खेल बड़ा सिंपल है, और सिंपल ये है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पानी की गहराई को नापते हुए ये समझ रहे हैं कि भाई जो बीजेपी के को हराने में सबसे आगे दिखेगा वो उसी को मुसलमान वोट देंगे। और वक्फ संशोधन बिल के बाद, जैसा आपने कहा, मुसलमानों का कॉन्फिडेंस आरजेडी के तरफ बढ़ा है। आरजेडी को लग रहा है कि कांग्रेस के साथ आने से, क्योंकि आपको याद होगा राहुल गांधी की यात्रा सीमांचल से भी गुजरी थी और पप्पू यादव भी वहां से जीते, तो आरजेडी को लग रहा है कि इन सब के साथ मिलकर के मुसलमान हमें वोट देंगे, बहुत कम परसेंटेज असुद्दीन ओवैसी की तरफ जाएगा। इसलिए क्यों हम असुद्दीन ओवैसी या उनकी पार्टी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिसके बाद आगे हमें सत्ता में हिस्सेदारी, भागीदारी देनी पड़े। इसके अलावा मुझे कोई वजह दिखाई नहीं पड़ता, और शायद इस बात को असुद्दीन ओवैसी भी बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। इसलिए देखिए, दोनों पार्टी के तरफ से बड़ा संभल करके कार्ड खेला जा रहा है। दोनों को पता है रिजल्ट क्या होना है, दोनों को पता है। अगर आरजेडी को जरूरत होती असुद्दीन ओवैसी की, तो कब की बात हो चुकी होती। असुद्दीन ओवैसी को लगता कि अलायंस संभव है तो कब बात कर चुके होते, ना इतनी चिट्ठी लिखी जानी होती, ना इस तरीके से मीडिया में बोला जाता, ना इस तरह की कोई बात होती। लेकिन अब मीडिया में बोला जा रहा है, चिट्ठी लिखने का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, आरजेडी की ताकत क्या है? एमवाई समीकरण के आधार पे ही वो उसकी दमदार स्थिति हमेशा वो विपक्ष में भी रहती है, तो बिहार की राजनीति में उसकी रहती है। अगर वो ओवैसी साहब को गठबंधन में लाते हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सीधे कांग्रेस पे भी तो एक प्रभाव जाएगा। कांग्रेस को बिहार में अल्पसंख्यक समाज को लेकर के जो कांग्रेस की दावेदारी होती है, उसको लेकर के भी आरजेडी असहज हो जाती है। जबकि सच्चाई है कि इस समाज में कांग्रेस पार्टी की बिहार में भी और राष्ट्रीय स्तर पे सभी राज्यों में एक दावेदारी है, एक हिस्सा है जो कांग्रेस को पसंद करता है। क्षेत्रीय पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को लोग ज्यादा पसंद करता है, अल्पसंख्यक समाज के लोग। बिहार में कांग्रेस को लेकर के आरजेडी असहज हो जाती है, उसमें फिर एक ओवैसी साहब की दावेदारी आ रही है। मसला यही है ना कि उनको 8-10% वोट मिला था और 5 सीटें मिले थे। देखिए, जो सीटें पे वो हरा रहे हैं,
मतलब कि जहां पे 70% ऐसे सीट हैं 2020 में जो 5000 या उससे कम सीटों के मतों से अंतर से हुआ था। तो हराने में केवल ओवैसी साहब ही नहीं है, उसमें एक जनसुराज भी है। जो भी अलग लड़ेगा वो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो जो 5 सीट जीत गए थे या उनको 8 या 10% जो वोट मिला था, यही तो दो तर्क है। तो जीते हुए को तो बाद में मैनेज किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि इलेक्शन के बाद भी एक खेल होने वाला है। तो वो कितने जीत जा, 2-4 अगर अपने बलबूते जीत भी जाएंगे, आपने बड़ी तो बात नहीं कह दी, लगता है। आपने बड़ी बात कह दी, आपने बड़ी बात कह दी। मैं वही डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के बाद खेल होगा और पोस्ट इलेक्शन जो खेल होगा उसमें असुद्दीन ओवैसी आपको धोखा दे सकते हैं? ये भविष्य की बातें पंकज भाई, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। बाकी एनालिसिस है और सारा चीज, लेकिन अभी जो आ, सर बोल रहे थे उनमें एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अभी का जो भी राजनीतिक करंट जो माहौल है और आरजेडी का जो भी स्टैंड है, महागठबंधन का स्टैंड है, वो बार बार तेजस्वी जी ये कह चुके हैं कि एक जेड की पार्टी है, सिर्फ एक समीकरण और 2 समीकरण और किसी जाति खास धर्म और के में बांध के रखना। हम लोग आरजेडी महागठबंधन संविधानवादी है, सामाजिक न्याय का मसला है और एक किसी जाति धर्म में नहीं बंधा है। ये पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई की जो बातें हैं, ये किसी जाति धर्म की बातें नहीं। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि जो कि पूरा सम्मान के साथ आदिल भाई है, एआईएम पार्टी के पूरा सम्मान करते हुए एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी उन्होंने एग्जाम्पल्स दिया, ये दिए जहां जहां सीटों पे उन्होंने हराया था आरजेडी को और नुकसान की बात कर रहे हैं, एक दबाव बना रहे हैं। हम उससे भी इत्तेफाक करते हैं और ये हम तो ये कहना चाह रहे हैं, एक सवाल मेरा छोटा सा यही है कि मान लीजिए कि जो इंडिया गठबंधन बना था उसमें एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी कि जो जहां पे मजबूत है उसको सपोर्ट किया जाए। दूसरी बात यह है कि हैदराबाद में यदि मैं जाऊं वहां पे इलेक्शन लड़ने तो मुझे क्या कहा जाए? महागठबंधन के आप यूनिट है, इंडिया के यूनिट है, अंदर में सब लोग एक एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन मैं हैदराबाद में चला जाऊं चुनाव लड़ने तो मुझे क्या कहा जाएगा वहां पे? तो बात ये नहीं है कि इसके बावजूद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चुनाव नहीं लड़े, बाकी बात करें, सारा चीज तय हो, चीजें मिल बैठ के इसका समाधान निकाला जाए। लेकिन ये कह देना मीडिया में आकर के ये नहीं होगा तो ये होगा, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा, ये सारा चीज चलिए तो नहीं तो इसकी सजा इनको ही क्यों मिले? असुद्दीन ओवैसी को ही क्यों मिले? उनकी पार्टी को ही क्यों मिले? अरे भाई ये बताइए, हरियाणा लड़ने आम आदमी पार्टी नहीं चली गई थी क्या? मध्य प्रदेश लड़ने समाजवादी पार्टी नहीं चली गई थी क्या? तो आप इंडिया गठबंधन में उनको नहीं रख रहे हैं? मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस हारी, समाजवादी पार्टी लड़ने गई थी ना वहां पे। आम आदमी पार्टी जो हरियाणा लड़ने चली गई तो कितने वोटों से हारी कांग्रेस हरियाणा में, आप भी जानते हैं। तो सवाल यह उठता है कि आप हर बात की सजा आदिल हसन की पार्टी को क्यों दे रहे हैं? और मुझे लगता है आदिल हसन साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी इस बात का जवाब देंगे कि आपको नहीं लगता आदिल हसन जी कि महागठबंधन आपके लिए ज्यादा हार्श हो रहा है? आपको नहीं लगता कि महागठबंधन आप पे भरोसा नहीं कर पा रही है? आपको नहीं लगता कि बिहार में आप लड़ना चाहते हैं, अपना पैर फैलाना चाहते हैं, तो आपको बार बार कह दिया जाता है कि आप तेलंगाना हैदराबाद तक ही रहिए, उससे बाहर मत निकलिए? केरल में गए थे, मणिपुर भी गए थे, बंगाल भी पहले चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश भी लड़े, कांग्रेस भी चुनाव लड़ती है, सीपीआई सीपीएम भी लड़ती है, मुकेश सहनी जी भी झारखंड जाके और यूपी जाके चुनाव लड़े। तो चुनाव तो संवैधानिक अधिकार है ना। बड़ी लड़ाई भाजपा को, तब तो जिस तरीके से मनोज झा जी ने बोला नहीं लड़ना चाहिए, तो किसी को नहीं लड़ना चाहिए। सिर्फ आरजेडी 243 सीट पे लड़ ले और आरजेडी डायरेक्ट चुनाव लड़े, क्यों दूसरा गठबंधन बना रही? अभी मेरा सबसे बड़ा सवाल है, जिस पशुपति पारस जी को, जो प्योर भाजपा का 10 साल जिसने वकालत की, उनको आप लेने के लिए तैयार है, और जिसने सबसे ज्यादा भाजपा का खिलाफ किया उसको लेने में आपको दिक्कत हो रही है।
ये क्या वजह है? ये बिहार की जनता, सीमांचल की नहीं, जनता वजह जानना तो साफ चाहेगी है, कि वजह आखिर तो किस साफ है, ओवैसी आप पे साहब भरोसा यूपीए नहीं है। यूपीए 2 में वजह थे। तो साफ है, आप पे भरोसा नहीं है। कितने अब भाई सीटों क्यों पर आप नहीं है? नुकसान तो जनता की पहुंचाएंगे, ये अदालत बता फैसला दीजिए। करेगी। क्या सर? कितने सीटों पर आप नुकसान देंगे? आप पे भरोसा नहीं है। आप बीजेपी की बी टीम है, प्रवक्ता ने कह दिया, और पार्टी लाइन पर ही प्रवक्ता बात करते हैं, कोई अलग लाइन पे बात नहीं करते। क्या आरजेडी ने कहा है, बड़े नेता ने, कि ये मृत्युंजय तिवारी का अपना बयान हो सकता है? किसी ने नहीं कहा। मनोज झा ने जो कहा उसको लेकर के किसी ने कहा कि ये उनका बयान है, मतलब पार्टी का बयान है। सर हमने चिट्ठी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को लिखा है। हम तेजस्वी जी और लालू जी के जवाब का इंतजार करेंगे। ट्विटर पे तेजस्वी जी का चिट्ठी आपको दिख रहा है। हम लालू जी के फैसले का इंतजार करेंगे। हमने लालू जी को चिट्ठी लिखा है, मृत्युंजय तिवारी जी को चिट्ठी नहीं लिखा है। फैसला लालू जी को लेना है, बिहार की आवाम को लेना है। हमने ईमानदारी से अपनी बात रख दी है। अब जो फैसला होगा जनता की अदालत में हम भी जाएंगे, वो भी जा सकते हैं। कल कुछ नहीं बोले, कल हम पर कोई इल्जाम नहीं लगे, ये साफ साफ है। हम चुनाव लड़ेंगे। हमने ईमानदारी से ये प्रस्ताव दिल खोल के लगातार 1 महीना से रख दिया है कि आपसे हम मिलकर भाजपा को हराना चाहते हैं। दोनों का एक ही मकसद है, आइए नहीं, ठीक है। अगर लालू जी ने हाँ नहीं कहा तो कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे आदिल भाई? सर 50-60 सीट पर तैयारी हम लोग की बनी हुई है। आप पता कर लीजिए, सीमांचल, मिथिलांचल, मगध, शाहाबाद, नालंदा, नवादा, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे संगठन नहीं है और पार्टी वहां मजबूत है। आप सर्वे करा सकते हैं। आपकी अगर लालू जी ने ना कहा तो आपका अलायंस किस किस के साथ हो सकता है? क्योंकि आप पार्टियों से करेंगे, हम छोटी पार्टियों से करेंगे। नहीं, पान पार्टी से आपकी मीटिंग हुई है, बीएसपी से बात हुई है, बीएसपी से भी बात हुई है, पान पार्टी से भी मीटिंग हुई है। आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? सर अगर नहीं होगा तो छोटी पार्टी के साथ पिछले बार भी हमने 6 एमएलए जीता था, हम मिलकर लड़ेंगे। उसके बाद चुनाव ओपन है, हम लड़ेंगे। हम क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? लोकतांत्रिक अधिकार है। और आज सीमांचल की एक आवाज है, अख्तरुल ईमान साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमआईएम। बिहार के मजलूमों की आवाज है अख्तरुल ईमान साहब, ओवैसी साहब, एमआईएम। हमारे पार्टी के इंजीनियर आफ्ताब साहब, जनरल सेक्रेटरी, ने बड़ी साफगोई से लालू जी के सामने यह बात कही थी, लालू जी मिल के रहिए, क्योंकि आपने देखा अखिलेश जी ने बात नहीं मानी, जिसके चलते नुकसान हुआ। आदिल भाई एक बात इन लोग को बहुत साफ समझ में आ रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के बाद मुस्लिम की पूरी सॉलिडेरिटी है और वो आरजेडी कांग्रेस को ही वोट करेगी, आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप वोट कटवा के ही रूप में देखे जा रहे हैं। सर अब वोट कटवा समझिए, जो समझिए, 5,000, 10,000, 20,000 वोट जब आएगा, हारिएगा। भाजपा को अगर सत्ता ही देना चाहते हैं तो फिर काहे चुनाव लड़ते हैं? डायरेक्ट भाजपा को सत्ता दे दीजिए। हम तो भाजपा के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बिहार की सीमांचल की आवाम अख्तरुल ईमान साहब की क़ियादत में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती में, इंजीनियर आफ्ताब साहब की मेहनत से इंशाअल्लाह ताला हम चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। फिर आप देखिएगा कि लोग कैसे हमारे दरवाजे पर आएंगे। हमने पहले भी गुजारिश की, आज भी गुजारिश कर रहे हैं, भाजपा को हराना है तो मिलकर आइए, हम इंशाअल्लाह मिलकर भाजपा को। संतोष जी सीधे 50-60 सीट पर दावा, आप समझ रहे हैं? 50-60 सीट मतलब कम से कम 30-35 सीट पर नुकसान। क्या सर हम नुकसान का कोई मेरा नहीं है। हम चुनाव अब लड़ेंगे। अगर आप हाँ, नहीं अरे भाई आप लड़िएगा तो कहीं जीतिएगा, कहीं पे नुकसान पहुंचाइएगा, जैसे पिछली बार पहुंचाए थे। तो संतोष जी क्या आरजेडी को इस बात का ख्याल नहीं होगा, या आरजेडी कॉन्फिडेंट है कि मुसलमान वोट बैंक हमारे साथ है? एक चीज सर, पंकज साहब 10 सेकंड लेंगे, 10 हाँ। सेकंड। पंकज साहब, सीए एनआरसी के वक्त भी पूरा मुसलमान आरजेडी को लगता था, सीए बिल आया था कि पूरा मुसलमान आरजेडी को देगा, लेकिन नहीं दिया। पूरे सीमांचल में 24 सीट में सिर्फ आरजेडी को 1 विधानसभा मिला। लोकसभा में आरजेडी को 1 भी सीट नहीं मिला। पप्पू यादव जी जीत गए इंडिपेंडेंट। आरजेडी के कैंडिडेट को 40,000 वोट भी नहीं आया। अहंकार छोड़िए, ईमानदारी से बात कीजिए, अहंकार छोड़िए, बिहार को भाजपा को मुक्त कराइए, भाजपा हराइए। जब मकसद एक है तो ईमानदारी से भाजपा के खिलाफ मोर्चा बनाइए और बिहार को भाजपा मुक्त बनाइए, यही हमारी गुजारिश। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं, बिहार को भाजपा मुक्त बनाइए। संतोष जी कुछ कहना चाहेंगे? साफ साफ
ये MIM के लोग कह रहे हैं 50-60 सीट पर लड़ेंगे, 50-60 सीट पे कम से कम 30 सीट पर सीधा नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, ओवैसी जी का चुनाव लड़ना मतलब एनडीए को सत्ता देना। ओवैसी जी भी चाहेंगे, जब चाहेंगे लालू प्रसाद से बात कर सकते हैं इस मामले में। तो ओवैसी जी भी शाह और मात का खेल कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। ओवैसी जी खुद बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी पार्टी के नेता जो हैं, चाहे पारस जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के, सब के बड़े नेता खुद बात कर रहे हैं लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद उनसे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ओवैसी जी भी चुनाव लड़ने के मूड में है और बस एक खाना पूर्ति कर रहे हैं कि उनकी जो छवि है वो छवि साफ हो कि भाई हम तो लालू के साथ जाना चाहते थे, इंडिया गठबंधन में जाना चाहते थे, हमें नहीं लिया गया। बस पत्र लिखा जा रहा। गठबंधन में मुझे पत्र लिखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जाके ओवैसी जी फोन से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। लालू जी और ओवैसी जी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, दोनों के रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव लालू यादव अगर ओवैसी जी को गठबंधन में नहीं लेते हैं तो आप जान लीजिए निश्चित तौर पर उनको नुकसान होगा। डॉक्टर राकेश रंजन, आपकी पार्टी को नुकसान हो रहा है, संतोष जी कह रहे हैं। इस नुकसान की भरपाई के लिए कुछ करेंगे आप? अपने नेता से बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में लेना क्यों जरूरी है? मैं तो एक बहुत छोटा सिपाही हूँ पार्टी का। बात नहीं है, बात यह है कि निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी AIM के अध्यक्ष जो है ओवैसी जी के लिए एक्सेसिबल नहीं है। हम तो बार बार यही कह रहे हैं ना कि हम मीडिया में इस ढंग का माहौल बनाए और बार बार नुकसान की ही बातें क्यों की जा रही है कि ये सारी चीजें। बात है कि रामबंधु बस जी, आपको कहीं से भी ये लग रहा है कि आरजेडी ओवैसी की पार्टी को एक्सेप्ट करेगी? कोई पॉसिबिलिटी है आपको लग रहा है? ये केवल आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस भी इनको स्वीकार करने के लिए तैयार है। कभी कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने थोड़ी कहा है, महागठबंधन ने कभी भी नहीं कहा गया। हाँ, ओवैसी साहब बिल्कुल ही गंभीरता से ये कहना जब शुरू कर दिए कि अगर बीजेपी को हराना है तो हमको शामिल कर लीजिए, तो इस तर्कों के कारण ही चाहे जो भी चाहे जिस तरीके से वो ओवैसी साहब का काउंटर कर रहे हैं जितनी शालीनता से, लेकिन कभी भी किसी महागठबंधन में किसी पार्टी ने, केवल आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने ही कभी भी इनसे यहां तक भी नहीं कहा है कि इस मसले पे संवाद किया जा रहा है। चलिए, एक बात तो बहुत साफ है, चूंकि अब समय की सीमा खत्म हो रही है। एक बात तो बहुत साफ है, मेरे पास भी जानकारी है और मैं डे 1 से कह रहा हूं कि आरजेडी के भीतर ये मूड मिजाज बिल्कुल नहीं है कि असुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में लिया जाए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़े नेता हैं लालू प्रसाद, वो अंत समय में कोई फैसला कर लें तो अलग बात है, लेकिन आरजेडी का मूड मिजाज बिल्कुल नहीं है। और ये बात ओवैसी की पार्टी भी जानती है, खुद असुद्दीन ओवैसी जानते हैं, और इसीलिए ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा किया जा रहा है। दरअसल असुद्दीन ओवैसी को पता है कि ये लोग लेंगे नहीं, और इस बीच जीतन राम मांझी ने एक बयान दे दिया है कि बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, और उस टैग को हटाने के लिए असुद्दीन ओवैसी महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, जो ठीक नहीं है। गंभीर सवाल यह है कि जो अभी आदिल हसन ने कहा कि 50 से 60 सीट पर लड़ेंगे, सीमांचल में लड़ेंगे, मिथिलांचल में लड़ेंगे, शाहबाद में लड़ेंगे, मगध में लड़ेंगे, तो 50 से 60 सीटों पर ये लड़ते हैं और छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं, तो इसका कितना बड़ा नुकसान महागठबंधन को होगा? ये एक गंभीर सवाल है। मुझे लगता है इस बारे में महागठबंधन के शुभचिंतक और बड़े नेता जरूर सोच रहे होंगे। बिहार की बात में इतना ही। डॉक्टर राकेश रंजन, रामबंधु बस जी, संतोष कुमार, आदिल हसन जी, इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।